नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मई महीना कैसा रहेगा सभी लग्न के लिए और उनका राशि के लिए भी, लेकिन उनको लग्न से ज़्यादा मैं हमेशा की तरह इम्पोर्टेंस दूंगा क्योंकि वो ट्रांजिट के हिसाब से आपके उसी स्थान में मिलेंगे आपको और वो इफ़ेक्ट ज़्यादा समझ में आएंगे आपको। अगर आपको पता नहीं है कि कुंडली क्या है, आपकी राशि क्या है, लग्न क्या है, तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें पार्ट 1 सिर्फ देख लीजिएगा। उस क्लैरिटी के साथ कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। गुरु राहु का चांडाल योग होने जा रहा है 22 तारीख को, क्योंकि गुरु ट्रांजिट करेंगे। तो उस पे भी मैंने ऑलरेडी बहुत पहले आपको वीडियो दे दिए हैं ताकि आप उसमें से बहुत कुछ एडवांस प्लानिंग कर सकें, समझ सकें। तो वो भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सो यहाँ मई महीना कैसा रहेगा, तो मेष वालों के लिए अगर हम बात करें तो मेष लग्न और राशि के लिए देखिए मई महीना जो है वो उसमें ग्रहों की स्थिति है वो आपके राशि में बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। एक तो अभी राहु है वहाँ पर, सूर्य भी आए हैं उनके साथ अप्रैल में 14 तारीख से, और मई का मिड आप में 14-15 मई तक सूर्य भी साथ में रहेंगे। उसके बाद 22 अप्रैल को गुरु भी आ रहे हैं, तो सूर्य राहु का ग्रहण योग मेष में हो रहा है, गुरु राहु का चांडाल योग मेष में हो रहा है। बुध ऑलरेडी वहाँ पर है, राहु बुध कॉम्बिनेशन को मैंने हमेशा अच्छा पाया है, अच्छे रिजल्ट्स देता है। और क्योंकि बुध में ही राहु भी उच्चत्व प्राप्त करता है उसकी राशि में, तो यहाँ पर ये 4 ग्रह मेष में रहेंगे। फिर आपका जो सूर्य है वो आधा महीना मई महीना जो है वो वहाँ रहेंगे, फिर वृषभ में चले जाएंगे। शुक्र जो है वो यहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं अपने घर से वृषभ में से, और वो फिर वहाँ से मिथुन में जाएंगे, मिथुन में से फिर वो कर्क में भी जा रहे हैं। तो ये मई महीने में शुक्र के ट्रांजिट अलग अलग 2 ट्रांजिट हो रहे हैं, वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क में। मंगल का एक ट्रांजिट हो रहा है, वो हो रहा है मिथुन से कर्क में। कर्क उनकी नीच राशि है, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है। शुक्र अभी वृषभ में आए हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। और मंगल नीच राशि में जाने वाले हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, तो आप उसके इफ़ेक्ट को भी समझें। और केतु जो है वो तुला में रहेंगे मेष वालों के लिए 7th हाउस में, और शनि जो है वो अपनी जगह पर रहेंगे और वो रहेंगे 11th हाउस में, 11 नंबर जहाँ लिखा है वहीं पर। तो मेष वालों के लिए ये स्थिति है ये पूरे महीने में। अब ये स्थिति जो है वो आपके ऊपर ट्रांजिट के ग्रहों की असर होगी और आपका जो पर्सनल चार्ट है उसके इफ़ेक्ट एक तरफ चल रहे हैं, दशाएं चल रही है, पैरेलल इफ़ेक्ट ये भी होगा। तो कुछ लोगों को ये प्लस माइनस, आपके पर्सनल चार्ट डिफरेंट होते हैं, तो आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, किसी को कुछ कम अच्छा मिलेगा, किसी को अच्छा नहीं मिलेगा, किसी को ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। ये जो कैलकुलेशन है वो पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए आपको अपना पर्सनल चार्ट पता होना चाहिए। और ये समझने के लिए है, डरने के लिए नहीं है, क्योंकि हमें इम्पैक्ट पता होंगे तो हम उस हिसाब से थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहें और उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ सकें। अब यहाँ पर मेष वालों के लिए मई महीना जो है उसमें थोड़ा अब स्ट्रेस कम लें। स्ट्रेस कम किस तरह से लेना है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, ये महीने को हमें ऐसे ही निकालना है, इसमें कोई बड़े प्लान नहीं करने हैं आपको, इसमें कोई बड़े निर्णय नहीं लेने। आपको लगे कि भाई मुझे इसमें ये बेनिफिट होगा वो बेनिफिट होगा, वो सारा आपको छोड़ देना है सोचना। अपने आप जो चीज़ें हो रही है वो ठीक है, बट आपकी ओर से कोई बड़े प्रयास नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में ये योग हो रहा है। अब फर्स्ट हाउस जो है कुंडली का वो हमारे थॉट्स है, आपके माइंड पे वो इफ़ेक्ट हो रहा है, और उस पर शनि की भी नीच दृष्टि है। तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये जो योग है इसमें हमें ज़्यादा कोई बड़ा, क्योंकि चांडाल योग भी आप ही के घर में हो रहा है, ग्रहण योग भी हो रहा है आधा महीना तक, फिर सूर्य निकल जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आपके लिए थोड़ा ये महीने में ज़्यादा कुछ सोच कर बड़े निर्णय लेने की ओर नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अब तक जहाँ राहु की दृष्टि पड़ रही थी आपके चार्ट में, वहीं पर गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि दोनों की दृष्टियाँ सेम है। जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि दोनों करते हैं।
तो अब तक सिर्फ राहु की दृष्टि थी 22 तारीख से, अप्रैल में वो ट्रांजिट कर रहे हैं गुरु, तो मई मंथ में गुरु की भी दृष्टियाँ आपको मिलेगी, तो दृष्टियाँ बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आपका पंचम भाव जो है वो अच्छा हो जाएगा। सो संतान के मामले में गुरु की दृष्टि की वजह से आपको सपोर्ट मिलेगा, संतानों की प्रगति में अगर कुछ रुकावटें हैं तो उसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। गुरु का कारक भाव भी है पंचम भाव, स्ट्रॉन्ग कारक भाव है, तो उस पर गुरु की दृष्टि होना इज़ वेरी गुड। तो आपके लिए ये समय संतानों के मामले में अच्छा रहेगा। संतानों को कोई भी प्रकार की तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, तो वो सॉल्यूशंस आएंगे, फेवरेबल होंगे, उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। स्कूल एडमिशन्स, पढ़ाई, इवन जिनका खुद का पढ़ाई चल रहा है, मेष राशि और लग्न वालों को, उनके लिए भी ये गुरु का ट्रांजिट अच्छे इफेक्ट देगा। हालांकि उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए 100% बिकॉज ऑफ जुपिटर, वो नहीं मिल रहा राहु की वजह से, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये भी है कि अब तक राहु की वजह से जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसमें सॉल्यूशंस भी मिलेंगे बिकॉज ऑफ गुरु। गुरु राहु साथ में अच्छे नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टियाँ जो है वो आपको बेनिफिट कराएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो 7वां स्थान है वहाँ पर भी उनकी दृष्टि होगी, तो आपके लिए शादी में या शादी रिलेटेड बातों में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत कुछ अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा, थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, थोड़ा आपको जो स्ट्रेस है वो कम होगा, बट वो अपने आप होगा जुपिटर की दृष्टि की वजह से। और फिर गुरु आपका भाग्य स्थान पे भी दृष्टि करेगा, जो अपना खुद का भाव है, 9 नंबर जहाँ लिखा है, तो भाग्य से आपको सपोर्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये महीने में, क्योंकि गुरु अभी जस्ट ट्रांजिट करके आ रहे हैं, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। वो क्या मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, किस तरह से मिलेगा, उसकी शुरुआत होने वाली है। इसीलिए ये महीना ऑब्जर्वेशन का है, एक्शन का नहीं है। तो आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, ज़्यादा एक्शन पे मत जाइएगा, और जो एक्शन होगा वो भाग्य से होगा, अपने आप होगा। उसको एक्सेप्ट करना है, चाहे अच्छा हो या नहीं हो और कैसा भी हो, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, अच्छा होगा। सूर्य का भ्रमण हो जाएगा, फिर आपका सेकेंड हाउस में आ जाएगा सूर्य, तो वो स्थिति भी अच्छी है। सूर्य वैसे उच्च में है लेकिन राहु के साथ है, तो सूर्य राहु का ग्रहण योग चला जाएगा। तो आफ्टर 15 डेज, ये मिड ऑफ मई से शुक्र भले वृषभ में जाए बट अच्छा रहेगा। तो आपके सेकंड हाउस में फैमिली के साथ आपके एक कॉम्बिनेशन जो है, कनेक्शन जो है, वो बॉन्डिंग जो है, वो सारे रिकनेक्ट होंगे। अगर कुछ डिस्टेंस है, दूरी है, या मिलना नहीं पॉसिबल हुआ है किसी भी रीज़न से, ज़रूर नहीं कि कोई नहीं मिल रहा है तो कोई लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है। हो सकता है कि आप दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में, आपका कुछ काम प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई पढ़ाई चल रही है, स्टूडेंट्स है, तो एनी काइंड ऑफ रीज़न, बट यहाँ पर सूर्य आपको मिड ऑफ मई से फेवरेबल रिजल्ट्स देगा, आपके लिए अच्छे एक कनेक्शंस बनेंगे। मंगल जो है यहाँ पर तीसरे और चौथे स्थान में जा रहा है। अब तीसरा स्थान है वहाँ तक ठीक है, वो बुध के साथ परिवर्तन में है, अच्छे योग कर रहा है। चतुर्थ भाव में जा रहा है तो वो सुख भाव है, वहाँ नीच राशि है उसकी। अब नीच राशि में मंगल के जाने से आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होगा। जो सुख है, जो शांति है, उसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा, थोड़ी तकलीफ आएगी, आपको थोड़ी बेचैनी होगी। और मंगल पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया, नीच राशि के मंगल के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो कर्क में मंगल का आना, सुख भाव में आना, वो ज़मीन, मकान, वाहन, माता के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना चाहिए, और उनके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो कीजिए। ज़मीन अगर आप ले रहे हैं तो कागज़ात और वगैरह उस पर थोड़ा काम कीजिए। अगर आप मकान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंटेशन में कोई आपसे छल ना करे। मंगल है, उसकी दृष्टि उच्च की है कर्मस्थान पर, तो आपके काम में सराहना होगी, बढ़ोतरी होगी, सपोर्ट मिलेगा। शनि उस स्थान का मालिक है और वो लक्ष्मी भाव में अच्छी स्थिति में है, तो काम को लेकर, इनकम को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। परिवार को लेके जो स्ट्रेस है उसमें ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी। इमोशनल मैटर्स, आपके निर्णयों में, फर्स्ट हाउस को लेके निर्णय लेना, वो सारी चीज़ें आपको परेशान करेगी। बाकी आपका फाइनेंशियल फ्रंट है वो थोड़ा मजबूत है, सो चिंता मत कीजिए मई में। और केतु सप्तम भाव में है, शादी जिनकी हो गई है वो थोड़ा समय, केतु जब तक 7th हाउस में है, अपने लाइफ पार्टनर से, इवन आपका बिजनेस है तो बिजनेस पार्टनर से भी थोड़ा कम उलझे या कम रिएक्शन दे, चीज़ों को जाने दीजिए।
थोड़ा रिलैक्स रहिए, बड़े सपने मत देखिए, बड़ी चीज़ों को एक दूसरे के सामने रख के कि भाई हम ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे, चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस, तो वो सब चीज़ों में ना उलझे। बिकॉज केतु का स्वभाव यही है कि वो मृगजल की तरह होता है, वो चीज़ों को दिखाता है बट पॉसिबल नहीं बनती है। और यहाँ पर शुक्र का भी भ्रमण है, वो आपके दूसरे भाव में, फिर तीसरे भाव में, और मंगल के साथ चतुर्थ भाव में वो भी ट्रांजिट कर रहा है। तो शुक्र के ट्रांजिट फास्ट हो रहे हैं और ये बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि शुक्र आपको सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस में अच्छे रिजल्ट्स देगा, नए साहस पराक्रम की ओर ले जाएगा। मैंने आपको रुकने के लिए कहा है कि इस महीने में बड़ा कुछ मत कीजिएगा, लेकिन हाँ, शुक्र की वजह से आपके कंफर्ट में बढ़ोतरी होगी, आपके लिए सपोज कार या लग्जरी में बढ़ोतरी होगी, आपको घर रेनोवेट करना है तो हो जाएगा। लेकिन शुक्र जब कर्क में आ जाता है, और वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मंगल के साथ शुक्र जब जुड़ेगा, शुक्र मंगल का योग होगा, तो आप लग्जरी के अलावा दूसरी चीज़ों में अट्रैक्ट होंगे, दूसरे लोगों में अट्रैक्ट होंगे, विच इज़ नॉट गुड, और आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि आपका नाम खराब ना हो। सो ये चीज़ें हैं। शनि जो है वो आपका नीच दृष्टि फर्स्ट हाउस पे कर रहा है, तो मोरल आपका हाई रखने के लिए आपको पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए, आपको अपने इष्ट का स्मरण करते रहना चाहिए, कोई स्तोत्र मंत्र करते रहना चाहिए जिनकी भी आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और शनि जो है वो आपके लिए वैसे अच्छे हैं, कोई ऐसी तकलीफ नहीं हो, उनके अपने घर में है, 11th हाउस में है। सो आपके लिए परमानेंट लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट और इनकम दोनों ये शनि करेंगे। तो मई महीना अच्छा है, उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए, बाकी सब चीज़ें ठीक है। इसके बाद हम वृषभ की बात करें तो वृषभ वालों के लिए ये जो समय है वो सारी चीज़ें जो हो रही है वो 12th हाउस में, ये सारे ग्रह जो है 12वें स्थान में, गुरु, राहु, सूर्य और बुध। तो 12वां जो स्थान है वो व्यय भाव है। सो आपके खर्च बढ़ेंगे। वृषभ वाले सोचेंगे अरे हमारे लिए तो अब क्या होगा। नहीं, देखिए, व्यय तो बढ़ेंगे, लेकिन सामने कुछ बेनिफिट भी है, क्योंकि आपका व्यय इसलिए बढ़ने वाला है क्योंकि आप कुछ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको अच्छी कुछ ऐसी कुछ सिस्टम, या कहें कि ऐसे कुछ सपोर्ट सिस्टम, या कहें कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई नज़रिया मिलेगा, आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो लोग मेडिसिन, मेडिकल, फार्मा इंडस्ट्री में है, केमिकल इंडस्ट्री में है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन मतलब खर्च होगा बट इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा इन सब ब्रांचेस के लिए। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं हैं, अलग ही ब्रांचेस में है, चाहे वो टीचर है या इंजीनियर है या फिर आपके सीए है या कोई और ब्रांच में है, कुछ किराने की दुकान है या कुछ और कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय थोड़ा कठिन है। उनके इन्वेस्टमेंट सही दिशा में हो उसका उनको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपके इन्वेस्टमेंट को लेके आप चिंता में रहेंगे, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मई मंथ में आपको लगे कि ये इन्वेस्टमेंट मुझे करना है, बट आपके अंदर से आवाज़ आए कि मत करो, तो फॉलो योर इंट्यूशन। आपने अगर अपने आप की नहीं सुनी, अपने अंदर से जो आवाज़ इंट्यूशन आ रहा है उसको नहीं सुना, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा रेमेडी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपका 12th हाउस है वो व्यय भाव है, विदेश का है, और यहाँ पर मोक्ष भी है। तो यहाँ पर आपको जब झटका लगेगा कुछ डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से, रॉन्ग स्टेप्स आपने इन्वेस्टमेंट में किए, तो उस वजह से जो झटका लगेगा वो चीज़ आपको लाइफ टाइम इफ़ेक्ट करेगी और आपके मन को तकलीफ़ देगी, और वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी भी हो सकती है। यानी कि आप कुछ बड़ा करने के चक्कर में कुछ खो ना बैठे, वो ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग द मे। बिकॉज ग्रहण योग भी है आधा महीना, चांडाल योग थ्रू आउट है, और शनि की नीच दृष्टि भी है यहाँ पर, और जो स्थान का मालिक है मंगल, वो भी यहाँ पर 10 तारीख को मंगल कर्क में जाएगा नीच राशि में, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये सारा आपको बहुत ही ध्यान देना है। विदेश को लेकर भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ है, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हैं,
इवन आप विदेश में हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप परमानेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों में अपने डॉक्यूमेंटेशन और जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट है वो दोनों चीज़ों में ध्यान रखिएगा। आपको तकलीफ़ हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं रखा, आपने क्लैरिटी नहीं रखी, आपने कोई भी चीज़ में किसी के ऊपर भरोसा कर दिया, डिपेंड रह गए। सो ये सारा ध्यान रखिएगा। मे मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ चांडाल योग, ग्रहण योग, नीच दृष्टि, मंगल भी नीच में जा रहे हैं उस स्थान के मालिक होकर। तो वृषभ लग्न और राशि के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनको विदेश से कोई ऑफ़र भी आता है तो सोच समझ के एक्सेप्ट करें। विदेश का कोई चाहे ऑफ़र, देखिए ऑफ़र स्टूडेंट्स को भी आ सकता है, घूमने के लिए हाउसवाइफ को भी आ सकता है, ऑफ़र जॉब का भी आ सकता है, बिज़नेस का भी आ सकता है। आप ऐसे ही घर पे बैठे हैं, आपको विदेश घूमने के लिए कोई बुला लेता है तो वेट, सोच के जाइएगा। और दूसरी चीज़, माहौल भी देखिएगा कि आसपास दुनिया में क्या चल रहा है। पहुंच मत जाइएगा वरना वहाँ से आना भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के मई मंथ में डिसाइड कीजिएगा। मंगल पे मैंने जो वीडियो बनाया है, कर्क राशि में मंगल नीच राशि में जा रहे हैं, तो उसका पहले आप अध्ययन कर लीजिएगा, वो देख लीजिएगा। और अपना चार्ट आपको पता होना चाहिए, कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद दुनिया का कोई भी आप देखिएगा वीडियो तो एस्ट्रोलॉजी के आपके स्थान आपको पता होंगे, समझ में आएगा। यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपका जो लग्नेश है शुक्र, वो आपके घर को छोड़ के यहाँ पर जा रहा है थर्ड हाउस में, और फिर वो नीच के मंगल के साथ सेकंड हाउस में जाएगा, फिर थर्ड हाउस में जाएगा मंगल के साथ। तो लग्नेश वृषभ का लग्नेश है शुक्र, शुक्र मिथुन में भी जाएगा और यहाँ भी जा रहा है नीच के मंगल के साथ थर्ड हाउस में। मंगल 10 तारीख को नीच राशि में कर्क में जाएंगे, 10 मई को। शुक्र भी बाद में उनके पास आ रहे हैं लग्नेश होकर आपके। तो ये साहस का, पराक्रम का भाव है। तो यहाँ पर आप बड़े साहस ना करें, बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें जब तक मंगल यहाँ नीच राशि में है। और ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी बिकॉज मंगल की राशि पर नीच दृष्टि है शनि की, मंगल खुद नीच राशि में है और उनके घर में बहुत सारे ग्रहण और चंडाल योग भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हर तरह से स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है अगर आपने ज़्यादा एक्साइटमेंट में कुछ बड़ा करने की कोशिश की। तो अगर आप शांत मन से समय निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ करने जाएंगे तो डेफिनेट आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर आपका थर्ड हाउस है वो छोटे भाई बहन का भी है, तो उनसे भी उलझना पड़ेगा आपको। ये समय उलझाएगा आपको, लेकिन आपकी ओर से उसमें ज़्यादा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टेंशन ना क्रिएट करें, ज़्यादा स्ट्रेस ना करें। इस समय में मई मंथ में आप खुद को डिटैच कर लीजिए। डिटैच उस तरह से कीजिए कि सामने वाले को ये भी ना लगे कि आप डिटैच हो रहे हैं। देखिए, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, शांत मन से मुस्कुराते हुए उनके साथ होते हुए भी नहीं है उस तरह से कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसका भी आपको नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा कि अरे ये तो हमसे दूर हो रहे हैं। समय का खेल है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। यहाँ आपके लिए शुक्र मंगल का जो योग हो रहा है वो ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि आपको ऐसे किसी व्यक्ति से जो अपोजिट, जैसे मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उनसे आपको ज़्यादा मिलना जुलना नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं होंगे। अगर वो आप अफेयर्स अगर कहें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या दूसरी चीज़ें उसमें ना उलझे तो अच्छा है। और इवन जिनको प्यार या शादी के मामले में पड़ना है तो ये समय को अवॉइड करें, क्योंकि वो सामने वाला पात्र आपके लिए सही नहीं होगा, आपको तकलीफ़ होगी, दुख होगा। यहाँ पर आपका जो शनि है वो कर्म स्थान में अपने घर में रहेगा, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपका काम जो है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, वो धीरे धीरे दूर होंगे और मई महीने में वो चीज़ आपके लिए फेवरेबल अच्छी होती जाएगी और अच्छा होता जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपका काम बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका पावर बढ़ेगा। सो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके फादर के साथ अगर आपका एक अनबन चल रहा है या कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है तो वो थोड़ा रिकनेक्शन वाला समय भी शनि लाएगा। स्लो होगा बट अच्छा होगा, कॉन्क्रीट होगा, उनसे मिलना जुलना होगा। दूरी है, डिस्टेंस है तो वो कम होगा, बॉन्डिंग बढ़ेगा।
यहाँ से और एक चीज़ है कि सूर्य जो है वो मेष में है, उच्च के हैं लेकिन ग्रहण में है। फिर वो आपके वृषभ में, आपके लग्न में, आपकी राशि में आ जाएँगे। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, आपको पावर मिलेगा। आपके लिए मिड ऑफ मई से थोड़ा मेंटली एक थोड़ा ग्रेस आपको लगेगा, थोड़ा आपको मन की शांति उस तरह से लगेगी, अपने आप को आप कुछ अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे। तो यहाँ कुल मिला के आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं और गुरु की और राहु की दृष्टियाँ आपके लिए अच्छी है। खासकर गुरु की दृष्टि, क्योंकि राहु की दृष्टि तो काफ़ी समय से है यहाँ पर, बट गुरु की दृष्टियाँ जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। 22 अप्रैल से गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं मेष में, आपके 12th हाउस में। तो वहाँ से उनकी जो दृष्टियाँ हैं वो एक तो आपके चतुर्थ भाव पे 5वीं दृष्टि, आपका सुख भाव है वहाँ पर अच्छी दृष्टि, जहाँ अभी राहु की ऑलरेडी है वहाँ गुरु की पड़ेगी। फिर सब बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के 6ठे भाव पे, और अष्टम भाव पे 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो ये सारी दृष्टियाँ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आपके सुख में बढ़ोतरी होगी, माता से आपको सुख मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। आपको ज़मीन मकान के मामले में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसमें शॉर्ट आउट होना शुरुआत होगी। नॉट आई एम सेइंग कि रिजल्ट्स आ जाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी कुंडली रही पर्सनल आपकी तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रक्रिया अटकी हुई है या प्रॉब्लमेटिक है तो उसमें रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा। इसके बाद गुरु छठी दृष्टि भी करेंगे तो आपके जॉब में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आस पड़ोस में या जो काम कर रहे हैं उसमें, और उसमें भी आपका जो लोन है, कर्ज है, उसमें कहीं अटका हुआ है, आपको होम लोन चाहिए नहीं मिल रहा है तो मिलेगा, या लोन को चुकाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन आएगा। सारी चीज़ें, और आपके जो भी दुश्मन बड़े हुए हैं आपके लिए तो वो कम हो जाएंगे, मतलब दूर हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी। और गुरु की अष्टम भाव पे दृष्टि आपके लिए पैतृक संपत्ति में बेनिफिट कराएगी। आपको पेरेंटियल प्रॉपर्टी मिल सकती है, उसमें डिस्प्यूट है तो सॉल्यूशन आ सकते हैं। सो ओवरऑल आपके लिए ये गुरु की दृष्टियाँ अच्छी है, लेकिन स्थान के हिसाब से 12th हाउस में ध्यान रखिएगा। आपको मोक्ष की जगह ये अनुभूति होगी कि जीवन में कितनी तकलीफ़ें होती है और मैं क्यों जी रहा हूँ, मुझे इतना क्यों सहना पड़ रहा है। बहुत सारे सवाल आपको अपने आप से होंगे और दुखी होना आपको लगेगा कि अरे क्या दुख होते हैं। तो फिर आपके अंदर एक ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी होगी कि भाई पूजा पाठ करते हैं, मंत्र स्तोत्र करते हैं। अगर ऐसा आपने कर लिया तो यही चांडाल योग आपको बेनिफिशियल हो जाएगा और वही ग्रहण योग आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन जहाँ आप नेगेटिव सोचने लगे, फ्रस्ट्रेट होने लगे, डिप्रेस होने लगे, तो वही चीज़ आपके लिए हावी हो जाएगी। तो यहाँ रेमेडी के हिसाब से आप महादेव की पूजा कीजिए और मंत्र स्तोत्र पाठ कीजिए, पूजा कीजिए, गुरु की पूजा कीजिए। गुरु यानी गुरु दत्तात्रेय हैं या ऐसे गुरु जो ईश्वरीय अंश हैं उनका आप पूजा पाठ कीजिए। नॉट ये जो दूसरे आप जिनको माने वो नहीं, आजकल के जो कुछ बने हो ऐसे कोई गुरु नहीं। मैं आपको ये कहूँगा कि चांडाल योग और ग्रहण योग में जितना भी आप पूजा पाठ करते रहेंगे उतना ही आपके इनर पावर को आप प्रबल बनाएंगे और वो आपको इंट्यूशन देंगे। कभी आपके लिए सामने दो रास्ते आए या टेंशन आया तो वो अंदर से एक आवाज़ आएगी कि भाई ये करो, ये मत करो। सो ये बहुत अच्छा समय भी है, क्योंकि यहाँ पर ये योग में ज़्यादा आप पूजा थोड़ा करेंगे, आपको ज़्यादा इंट्यूशन मिलेंगे। तो कुछ योग के अच्छे इफेक्ट भी होते हैं। सो यहाँ पर ये ओवरऑल सिचुएशन मई मंथ का रहेगा आपके लिए। हम बाकी राशि और लग्न के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।